अमित ने समझा कि कोई आकर उसके पास बैठ गया है। फर्क बस इतना था कि आज अमित ने उसकी ठंडी आवाज सुनी। दूर चर्च की घड़ी में डोंग डोंग करके 12 बजे। पास ही रात के 1 बजे उल्लू चिल्लाकर बता रहा था कि वह जाग रहा है। फिर वह तेजी से शिकार पकड़ने के इरादे से उड़ गया। अमित की नींद खुल गई। वह साफ समझ पा रहा था कि वह आ रहा है। कमरे की हवा ठंडी होती जा रही है। अमावस्या आने में अब देर नहीं है। वही अंधकार जैसे अमित के इस छोटे से कमरे में भी गहराता जा रहा है। अगर ऊपर की सीढ़ियों पर कान लगाया जाए तो लकड़ी की सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज साफ सुनाई देगी। कमरे का दरवाजा कैच की आवाज के साथ खुल गया। अमित खिड़की की ओर मुंह करके लेटा है। इंग्लिश बेड का एक किनारा पूरी तरह खाली है। बिस्तर थोड़ा धंस गया, जैसे कोई इंसान गद्दे पर बैठे तो जितना दब जाता है उतना ही दब गया। अमित जानता है उसकी आंखें खुली हैं, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां जरा भी हिलने की ताकत नहीं रखती, जैसे किसी ने उसे किसी अदृश्य बंधन में बांध दिया हो। धीरे धीरे एक पूरे इंसान की तरह वह उसके पास आकर बैठ गया। हल्के से हाथ बढ़ाकर उसने उसकी गर्दन को जकड़ लिया। गर्म सांसें पड़ रही हैं। अमित अगर मुड़कर देखे तो पाएगा कि उसके चेहरे के ऊपर अजनबी का सिर झुका हुआ है। जो कमरे में आया है उसे इंसान कहना ठीक नहीं। वह कोई और है, किसी और दुनिया का बाशिंदा। उसकी आंखें चमक रही हैं। बदले की आग में पागल वह अजनबी शेर की तरह अपने दांत दिखाकर मुस्कुरा रहा है। अपनी सारी मानसिक शक्ति एकत्र कर अमित ने करवट बदली। पूरा बिस्तर हिल उठा। उसे पता है कि कोई दिखाई नहीं देगा। फिर भी अमित अच्छी तरह जानता है कि कोई आया था। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया है। बिस्तर पर पसीने की तीखी गंध से कमरे का माहौल भारी हो गया है। आज रात भर अब नींद नहीं आएगी। एक सिगरेट जलाकर वह खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया। कल सुबह एक बार डॉक्टर मित्रा को फोन करना होगा। बुभाई दबोचना या स्लीप पैरालिसिस की घटना अब लगभग रोजमर्रा की बात हो गई है। अगर इससे छुटकारा न मिला तो कामकाज का नुकसान तो हो ही रहा है, मानसिक यातना भी लगातार बनी हुई है। सुबह 10 बजते ही अमित ने डॉक्टर मित्रा को फोन लगाया। डॉक्टर मित्रा के पास वह कुछ दिनों से काउंसलिंग करवा रहा है। पिछले 1.5 महीने से तरह तरह की मानसिक समस्याएं सामने आई हैं। डॉक्टर मित्रा सज्जन व्यक्ति उतने ही धैर्यशील हैं जैसे मनोवैज्ञानिक होते हैं। साथ ही उनकी आवाज में भी एक असाधारण आश्वासन है। कुल मिलाकर समझा जा सकता है कि ये डॉक्टर इलाज शुरू करने से पहले सिर्फ बात करके ही मरीज को काफी हद तक राहत दे सकते हैं। फोन उठाकर अपनी स्वाभाविक शांत आवाज में डॉक्टर मित्रा बोले, गुड मॉर्निंग अमित बाबू, बोलिए कैसे हैं आप? डॉक्टर मित्रा, मुझे वो स्लीप पैरालिसिस की बीमारी फिर से हो रही है। जरा भी विचलित हुए बिना डॉक्टर ने फिर से पूछा। अच्छा, कल रात फिर से हुआ था? हाँ डॉक्टर, कल रात बहुत प्रॉब्लम हुआ था। एक टाइम के बाद मैंने तो कहते कहते अमित हिचकिचाने लगा। हाँ हाँ बोलिए, संकोच मत कीजिए, मैं सुन रहा हूँ। डॉक्टर, कल रात कुछ ऐसा लग रहा था कि कमरे में कोई अलौकिक
अलौकिक कुछ हो रहा है, कोई है कमरे में। देखिए अमित बाबू, अंधेरे कमरे में इस तरह की सिचुएशन में ऐसे विचार आना एकदम स्वाभाविक है, खासकर जब आप कोई भी नई जगह पे हो। तो फिर इस तरह की बीमारी में स्लीप पैरालिसिस की ये समस्या आमतौर पर एनटीएससी डिसऑर्डर के कारण या फिर तनाव के कारण हो सकता है। आपको लगभग 2 साल से कोई ब्रेक नहीं मिला है। आप लगातार दबाव में काम करते रहे हैं और दिमाग में तरह तरह की ढेर सारी चिंताएं। इसी कारण से स्लीप पैरालिसिस हो रहा है आपको। लेकिन जब धीरे धीरे मुख्य बीमारी का इलाज आगे बढ़ेगा तो फिर ये सब भी ठीक हो जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं अमित बाबू, डोंट वरी, ठीक है, हैव ए गुड डे। फोन रखकर अमित बाहर आकर खड़ा हो गया। सुबह की सुनहरी धूप में पेड़ पौधे चमक रहे हैं। नदी के साफ पानी में वसंत की रोशनी फिसल रही है। कॉटेज के केयरटेकर जीतू फूलों के पौधों में पानी दे रहा था। अमित को देखकर वह मुस्कुराकर सुप्रभात बोला। अमित ने भी मुस्कुराकर जीतू की ओर हाथ हिलाया। ऐसे माहौल में भी कल रात की भयानक घटना याद ही नहीं आता। इस समस्या की शुरुआत पिछले दिसंबर से हुई, जब अमित और श्रेया का ब्रेकअप हुआ। उनका 3 साल का रिश्ता था। शुरू में सब कुछ ठीक था, लेकिन आखिर में समस्याएं बढ़ने लगीं। श्रेया कभी समझ ही नहीं पाई थी कि अमित अंदर से इतना बड़ा जानवर हो सकता है। गहरी रात में पार्टी से शराब पीकर आकर अमित श्रेया पर चिल्लाता था। उसे गालियां देना, यहां तक कि मारपीट करना भी रोजमर्रा की बात हो गई थी। आखिर जिस दिन श्रेया को अमित के अफेयर के बारे में पता चला, उस दिन झगड़ा चरम पर पहुंच गया था। अमित के घर लौटने पर श्रेया ने उसकी शर्ट के कॉलर पर लिपस्टिक का दाग देखा था। उसी दिन से लगातार 3 दिनों तक उसने अमित की ऑफिस कलीग सृष्टि के बारे में भी पता लगा लिया था। श्रेया ने शांत स्वर में अमित से कहा था, तुम इंसान के तौर पर इतना कब नीचे गिर गया अमित? उस वक्त अमित शराब के नशे में चूर था। लड़खड़ाती आवाज में उसने कहा था, चुप कर साली, चल हट यहाँ से। ये साला घर में घुसते ही ये रोज का बग 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 बग। अगर पसंद नहीं है तो जाके कोई और मर्द ढूंढ ले, चल हट। उसकी आवाज में जरा भी कंपन नहीं था। अब तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। कभी सोचा है सारा दिन घर पे मेरा समय कैसे बीतता है? तुम घर लौटकर एक तरफ मुड़ के सो जाते हो। मैं खुद तुम्हारे पास जाती हूँ, तुम्हें गले भी लगाती हूँ, फिर भी तुम हिलते तक नहीं हो। मैं तुम्हें बुलाती हूँ लेकिन तुम कोई जवाब नहीं देते। क्या तुम गूंगे हो गए हो? अब जब तुम्हें नया कुछ मिल गया है तो मेरे साथ अच्छा नहीं लगता है ना? अगर मैं तुम्हें छोड़ के किसी और के पास चले जाऊं? अमित कुछ नहीं बोला, चुपचाप सारी बातें सुनता रहा। लेकिन उस दिन श्रेया के रुकने का कोई इरादा नहीं था। आखिरी बातें उसने जहरीले तीरों की तरह फेंक दी थीं। तुम अजगर की तरफ जकड़ कर मुझे धीरे धीरे मार रहे हो। तुम इतने बेरहम पत्थर दिल इंसान हो। तुम्हारे अंदर भी सांप की जैसे कोई दया माया नहीं है। इन्हीं आखिरी बातों ने अमित को अंदर तक झकझोर दिया था। वह सांप नाम की चीज बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह रेंगता हुआ ठंडा खून वाला जीव उसकी आंखों में झर की तरह है। उसे ऐसे किसी जीव से तुलना करना उसके लिए असहनीय था। उसने सीधे अपनी बेल्ट पकड़ ली थी। उस रात शायद श्रेया मारी ही जाती। किस्मत से वह बच गई। इसके बाद वे एक साथ नहीं रह सके। श्रेया चली गई। वह मुकदमा भी नहीं कर सकी, क्योंकि अमित के पिता एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। वह पैसे खिलाकर मामले को संभाल लेते, और मुकदमा चलाने के लिए जो पूंजी और इच्छा शक्ति चाहिए, थकी हुई श्रेया के पास वह भी नहीं थी। अमित से हर तरह का संपर्क तोड़कर वह अपने अपाहिज पिता को लेकर कोलकाता से उनके देश के घर चली गई थी। उसके साथ वकील के चेंबर में कागजातों पर दस्तखत करते समय श्रेया से आखिरी बार मुलाकात हुई थी। श्रेया ने कोई मुआवजा नहीं मांगा, एक शब्द भी नहीं बोली। इसके बाद क्या हुआ अमित नहीं जानता। ये मानसिक समस्याएं उसी जुदाई के बाद से शुरू हुई हैं। कल रात की घटना में अमित के दिमाग में वही बिछड़ने के फ्लैशबैक आ रहे थे।
पास के गुलाब की झाड़ी की ओर देखते ही विचारों की धारा टूट गई। पीले गुलाब की पंखुड़ियों के बीच से एक भूरी सांप बाहर निकल रही है। 1 रुपये के सिक्के जैसे चमकती आंखों वाला वह छुपा हुआ सांप देखकर अमित की सुध-बुध ही खो गई। एक बड़ा पत्थर लेकर वह जानवरों जैसी दौड़ पड़ा। मार मार कर सांप का सिर कुचल दिया। बेचारा निर्दोष अजगर सुबह थोड़ी धूप सेंकने निकला था, लेकिन भारी पत्थर की चोट से बेहोशी में अपनी जान गंवा बैठा। सुबह की रोशनी में नदी के किनारे पड़ी रही कुचली हुई अजगर की खून से सनी लाश। शोर सुनकर जीतू दौड़ता हुआ आया। सांप को देखकर पल भर की हैरानी के बाद उदास आवाज में बोला, मुझे बुला लेते साहब, लेकिन बेवजह सांप को क्यों मारा? ये जंगल तो उसका भी घर है ना। अपना मुंह बंद रखो और जल्दी से इसे जाके जंगल में कहीं फेंक दो, नहीं तो जला दो, जो भी करना है करो, लेकिन मेरे आंखों के सामने से इसको हटाओ। धीरे धीरे जीतू सांप की ओर बढ़ा। अमित बरामदे की लकड़ी की सीढ़ियों पर धड़ाम से बैठ गया। आज की रात कुछ ज्यादा ही शांत लग रही है। अमित मन ही मन समझ रहा था कि आज रात कोई ना कोई विपत्ति निश्चित है। आज की रात जैसे तैसे काटकर कल ही ट्रेन पकड़कर कोलकाता लौट जाएगा। बीबीसी की तो आज की रात जागते हुए ही कटने वाली थी, लेकिन 10 बजते ही उसकी आंखों में गहरी नींद छा गई, जैसे कोई शराब पीकर घर लौटा हो। किसी तरह सीधा होकर भी समझ नहीं पाया, सीधे जाकर बिस्तर पर लेट गया। कल अमावस्या है। चर्च की घड़ी में डंग डंग करके 12 बजे। उसी तरह बिस्तर का एक कोना सिकुड़ गया। अमित ने समझा कि कोई आकर उसके पास बैठ गया है। फर्क बस इतना था कि आज अमित ने उसकी ठंडी आवाज सुनी, बिल्कुल श्रेया की तरह, लेकिन वह इंसान की आवाज हो ही नहीं सकती। श्रेया बर्फ जैसी ठंडी डरावनी आवाज में बोल रही थी। नींद नहीं आ रही है ना? मुझसे नजरें मिलाने का मन नहीं कर रहा? अमित नींद में थरथरा कर कांप रहा है। श्रेया बोली, अब भी मुझसे मुंह फेर कर रहोगे? ठीक है, देखने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाई हूं। तुम पहले जैसे मेरी देखभाल करते थे, वही प्यार मैं तुम्हें लौटा रही हूं। अमित में हिलने डुलने की ताकत नहीं थी। उसे बस इतना महसूस हुआ कि उसकी एड़ी पर कुछ भारी, ठंडा और गीला सा चढ़ आया है। वो चीज धीरे धीरे उसके दोनों पैरों को लपेट रही है। वो ऊपर चढ़ती जा रही है, घुटनों जांघों से होती हुई कमर की ओर। कमरे में एक अजीब सी गंध भरती जा रही है। डर की तीव्रता बढ़ती जा रही है, मानो हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। होश खोने से पहले अमित ने समझ लिया कि उसके घुटनों के ऊपर से एक अजगर सांप चढ़ता आ रहा है। सांप धीरे धीरे उसके सीने की ओर चढ़ता जा रहा है। अगले दिन सुबह कई बार आवाज देने पर भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो दरवाजा तोड़कर जीतू ने देखा कि अमित का निर्जीव शरीर बिस्तर पर पड़ा है। बिस्तर की चादर बिल्कुल सलीके से लगी हुई थी, कहीं कोई असामान्यता का निशान नहीं था। बस बिस्तर के नीचे जीतू को एक अजगर सांप की कैंचुली मिली। बंद कमरे में अजगर कहां से आया कौन जाने। अमित को कभी पता नहीं चला कि उससे हर तरह का संपर्क तोड़ दिया गया था। 3 दिन पहले ही डिप्रेशन में श्रेया ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके गर्भ में अमित का ही बच्चा था।